हेलो एवरीवन, मैं गिरिवर तो स्वागत करता हूँ आप सभी का आर्य फोटोन फाउंडेशन में। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका मोशन से रिलेटेड। तो हम आज मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो टॉपिक लेंगे हम सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद हम चलेंगे पाथ लेंथ, जिसके अंदर पोजीशन क्या होता है, और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है पाथ लेंथ को डिस्टेंस भी बोलते हैं, और एक डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। फिर जब ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद में हम चलेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर। इसमें हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड भी होगी, एवरेज वेलोसिटी भी होगी, और इंस्टेंटेनियस भी होगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। तो आज के हमारे टॉपिक ये रहेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन के ऊपर आते हैं कि मोशन किसे कहते हैं। देखिए, मोशन का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो मोशन को इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में यदि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे, ठीक है, यानी जैसे मैं भी यहां पर खड़ा हूं, तो टाइम के साथ यदि मैं मेरा जहां पर मैं खड़ा हूं मेरी पोजीशन है, यदि मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं तो मैं उस कंडीशन में कहलाऊंगा रेस्ट में, तब मैं मोशन में नहीं हूं। और यदि मैं मूव करना स्टार्ट कर दूं टाइम के साथ, तो फिर मैं किस में हो जाऊंगा, मोशन में हो जाऊंगा। ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो चाहे पार्टिकल हो और वो चाहे कोई भी बॉडी हो, एनी बॉडी। यदि वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसको हम कहते हैं मोशन। वो किसमें हो जाएगा, मोशन में है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी। अब इसमें एक वर्ड आया पोजीशन। ये क्या होता है? सबसे बेसिक चीज है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है कि किसी भी टाइम के ऊपर आपकी लोकेशन क्या है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपकी लोकेशन क्या है। इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिस्टम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिजिक्स में पोजीशन किस प्रकार से डिफाइन की जाएगी कि आपका कोऑर्डिनेट क्या है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर। इसके लिए हम सबसे पहले सिंपल जो माना जाता है अपना, वो लिया जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स, वाई एंड जेड, ये तीन एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि एक्स वाई से परपेंडिकुलर है, वाई जेड से परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनेगा, और एक्स जेड से परपेंडिकुलर है। तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं और इनको कहते हैं एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जो तीनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं, जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन का ओ वर्ड लिया जाता है, इसलिए हमेशा इसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओरिजिन का ओ जो पहला लेटर है वो लिया जाता है, इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ओ से। तो सपोज कीजिए जैसे आपको 2D के अंदर रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, या फिर सबसे पहले 1D का केस लेते हैं कि 1D के अंदर सबसे पहले क्या होगा। सपोज कीजिए एक्स डायरेक्शन के अंदर ये आपका ओरिजिन है, यहां से 2 सेकंड के ऊपर इसकी लोकेशन है 2 मीटर,
4 सेकंड के ऊपर उसकी लोकेशन हो गई 4 मीटर, ट्रेवल कर रहा है, मोशन में है। ये है एक्स एक्सिस। तो किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, टाइम किससे मेजर करेंगे? कोई ना कोई क्लॉक होगी वहां पर, ठीक है, क्लॉक होगी। और पोजीशन, उसके लिए कोई मीटर स्केल यूज किया जा सकता है, मीटर पे माना होगा। तो कहने का मतलब टाइम के साथ यदि हमें उसकी डिस्टेंस पता चल जाए, उसकी लोकेशन, ये तो 1D का केस हो जाएगा। 2D के अंदर क्या हो सकता है? एक्स वाई में, प्लेन के अंदर। इस प्रकार से मान लो कि कोई मोशन कर रहा हो तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर ये एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, तो सपोज कीजिए x2 है, y3 है, और किसी टाइम के ऊपर टाइम ले लिया मैंने t=2 सेकेंड। तो t=2 सेकेंड पे उसकी लोकेशन क्या है? वो एक्स एक्सिस में 2 मीटर गया, वाई में कितना गया? 3 मीटर। तो कहने का मतलब हमें पता करने के लिए पोजीशन, उसकी लोकेशन पता करने के लिए एक तो क्लॉक चाहिए, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। इसको दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस क्लॉक, कहने का मतलब टाइम। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सहायता से हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट की जा सकती है, ये मेथड सिंपल। उसके बाद में पोजीशन ने देख ली, पोजीशन क्या होती है, उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज लिया जाता है। उसके बाद अब हम आते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अब हम 2 वर्ड देखेंगे, एक तो पाथ लेंथ, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस भी बोलते हैं, और दूसरा आएगा डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? देखिए, मैं एक सिंपल सा कुछ एग्जांपल लेके समझेंगे इसको। कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये ओरिजिन पॉइंट है, और एक्स डायरेक्शन के अंदर उसकी मोशन हो रही है, एक्स एक्सिस के अंदर। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ओके। इसको मैंने नाम दे दिया ए, ये पॉइंट है, ये बी है, और ये सी है। यदि कोई ऑब्जेक्ट यहां से ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और सपोज कीजिए उसको सी तक जाने में =10 सेकेंड लगते हैं। कितना टाइम लगता है? यहां से यहां तक जाने में 10 सेकेंड। डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर रहा है? 0, 2 मीटर, यहाँ तक 4 है, यहाँ तक 6 है, 8, यहाँ से कितना हो जाएगा? 14। तो डिस्टेंस d = उसने कितना ट्रेवल किया? मीटर। 10 सेकेंड में उसने कितना ट्रेवल किया? 14 मीटर। उसके बाद में उसको C से, पहले वो इधर गया, वापस आ रहा है, फिर C से कहां तक आ गया? B तक आ गया। तो कितनी? 2, 2, 2 और 2, कितना हो गया? 4 मीटर। या फिर आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 14 में से 6 गए तो 8 हो जाएगा। और उसने ये टाइम लिया है यहां तक आने में, सपोज कीजिए उसने 6 सेकंड ले ली, हो सकता है। D1 तो ये है, D2 कितना आ गया? 8 मीटर। 2 ये हो गया, 2 ये, 2 और 2 ऐड करेंगे आप, या फिर माइनस कर सकते हैं। 14 में से 6 गए तो ये डिस्टेंस कितनी बच गई? 8। तो कहने का मतलब t टोटल टाइम कितना हो गया? 10 + 6 16 सेकेंड। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? देखिए, 14 + 8, ये आपका हो जाएगा 22। यानी उस ओ से सी तक गया और सी से ओ तक आया, ठीक है, यहां तक आया और फिर वो रुक गए, यहां तक आया, फिर उसके बाद में वो रुक गए। तो कहने का मतलब उसकी पाथ लेंथ कितनी है टोटल, जो वो कवर करके आया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड वो क्या कहलाती है? पाथ लेंथ। कि कितना चल के आया है वो टोटल, वो चाहे किधर से भी गया हो, चाहे एक बार गया हो ओ से सी तक गया हो, फिर सी से वापस ओ तक आया हो,
और ओ से वापस सी तक गया। टोटल उसने कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कहलाता है टोटल पाथ लेंथ, जिसको हम बोलते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। केवल आपको मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन कभी भी नहीं लेनी है। और इसमें ये देखना है कि वो कितना, जो भी अपनी प्रॉब्लम आएगी उसमें कितनी डिस्टेंस या कितना उसने कवर किया है, ठीक है, मीटर के अंदर या फिर किलोमीटर के अंदर, जो भी आपको स्केल दे रखा हो। ये तो हो गया। अब यदि वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछे, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी है। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, इसको आई और इसको मैं कह रहा हूं फाइनल पॉइंट, तो इन दोनों के बीच की, ठीक है जी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो सपोज किसी t1 टाइम पर वो यहां था ओ पर, और t2 टाइम पर वो है ए पर, ठीक है जी। तो डेल्टा एक्स क्या होगा, इसको मैं x1 बोलूं, इसको x2 बोलूं, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लिखते हैं डेल्टा एक्स, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पोजीशन का कोऑर्डिनेट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप देखो ओ से सी तक गए, फिर सी से वापस ए तक आए, तो ये वाला जो पार्ट है एक बार जाने में और एक बार आने में ये कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि ये होती है एक स्केलर नहीं, इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर होता है, इसके अंदर डायरेक्शन ली जाती है। तो जब आप यहां से इधर गए थे तो डायरेक्शन ये थी, और जब आप वापस आए तो डायरेक्शन ये है। कहने का मतलब इसके मैग्नीट्यूड ने इस वाले मैग्नीट्यूड को कैंसिल आउट कर दिया, पर बचा कौन सा इफेक्टिव, ये बचेगा, ठीक है। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि डिस्टेंस तो होती है कि जो आप टोटल कवर करके आए हो, डिस्प्लेसमेंट होता है कि आपका इफेक्टिव कितना है, जब आप रुक गए उस कंडीशन के अंदर इफेक्टिव कितना है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी, ये डिस्टेंस 2 मीटर है। कोई यहां से स्टार्ट करता है अपनी मोशन और वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, बी टू सी, ए से बी तक जाएगा और बी से सी तक जाएगा। ये है 4 मीटर, या अगर आप इसको 4 मीटर मान लीजिए क्योंकि ये लेंथ ज्यादा दिखाई दे रही है, और इसको 2 मीटर, ठीक है। तो ए टू बी जाएगा और बी टू सी, सी पे जाकर रुक गया हो, यानी ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तो क्या आएगी, 4 + 2 6 मीटर कवर करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 4 + 2 6 नहीं होगा कभी भी। मैंने कहा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1। तो हम क्या करेंगे, ये वाली लेंथ लेंगे मिनिमम, मिनिमम तो यही हो सकती है। मिनिमम क्या होती है, स्ट्रेट 2 पॉइंट होते हैं कभी भी अपने पास, उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, आप एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दीजिए दोनों के बीच में, यही तो होती है मिनिमम डिस्टेंस। तो एक स्ट्रेट लाइन मैंने ज्वाइन कर दी यहां से और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो ये मेरी क्या हो गई, इसको मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा कितना आएगा, यदि एक राइट ट्रायंगल हो तो इसके अंदर 4 स्क्वायर + 2 स्क्वायर √ यानी √20 जो भी आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। जबकि डिस्टेंस क्या होगी, 6 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, √20। अब एक चीज यहां पर ये है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा, ठीक है। कभी भी वो डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। देखिए इस केस के अंदर देख लीजिए, 6 ज्यादा है या √20, ये ज्यादा है।
डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो बराबर होता है डिस्टेंस से या फिर उससे कम होता है। बराबर कौन से केस में होता है? बराबर इस केस में होता है कि यदि आप एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चले जा रहे हो, यहां से आप यहाँ गए सबसे पहले, ऐसे भी, और बी से सी पे जाके रुक गए, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये 2 मीटर मान लीजिए, 3 मीटर मान लीजिए, तो 2 + 3 ये तो डिस्टेंस हो गई, 2 + 3 डिस्टेंस हो गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? वो भी इतना ही है, फाइनल माइनस इनिशियल। इसकी लोकेशन कितनी है? 5, और इसकी 0, तो 5 - 0 5 आ जाएगा। इस प्रकार से इस वाले केस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो पाथ लेंथ हमने जान ली, उसके बाद में हमने डिस्प्लेसमेंट देख लिया। अब हम एक पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। एक पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है? देखिए, ये मोशन के बारे में बताता है। इधर रहेगी पोजीशन, जिसको हम लिखते हैं एक्स से, और वो किसमें है? मीटर में। इधर रहेगा आपका टाइम, किसमें रहेगा? सेकंड में रहेगा। पोजीशन टाइम ग्राफ, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, 0 है, ओ पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। अब यदि आपको ग्राफ इस प्रकार से देखने को मिल जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, जैसे फिलहाल मैं यहाँ पर खड़ा हूं, या फिर एक बोर्ड हो सकता है, क्या इस बोर्ड की लोकेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है? क्या नहीं हो रही। टाइम बढ़ता जा रहा है, 0 सेकंड। जब से आप स्टार्ट करोगे मेजर करना, उसको आप मान लेंगे 0, क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट तो लेना पड़ता है, 0 मान लोगे। फिर उसके बाद आप देखते जाओगे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 2 पे भी यही है, 4 पे भी यही है, 6 पे भी इधर ही है, 8, 10, 12, 14 पे भी इधर ही। कहने का मतलब इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है, 2, 4, 6, 8। लेकिन ये जो बोर्ड है, ये अपनी सपोज कीजिए कोई लोकेशन हो सकती है, वहीं पे ही है, फिक्स है। टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही। पोजीशन एक फिक्स लोकेशन के ऊपर है, वहीं पे ही, ठीक है जी। तो इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी, यानी ऑब्जेक्ट कैसा है? स्टेशनरी है, फिक्स है, रेस्ट में है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन टाइम ग्राफ से पहचाना जाता है। दूसरा, इधर टाइम है, इधर पोजीशन है एक्स। टाइम बढ़ रहा है और वो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इस प्रकार का ग्राफ आपने को देखने को मिल जाए कि 2 पे है, 2 है, इस प्रकार से 4 मीटर 4 सेकंड पे, 6 सेकंड पे 6 मीटर, 8 सेकंड पे 8 मीटर। कहने का मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। कि जैसे 2 सेकंड शुरू के 2 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 2 मीटर। ये डिस्टेंस, ये टाइम कितना है? 4 - 2 2 सेकंड। उसमें भी डिस्टेंस कितनी है? 4 - 2 2 ही है। तो 2 सेकंड में हमेशा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 2 मीटर। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन है। टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन कैसी हो रही है? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मोशन के 2 टाइप होते हैं, एक यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिल जाए, एक स्ट्रेट लाइन सीधी, जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म क्या हो सकता है? जैसे आप कार लेके निकलो, ठीक है, तो इनिशियली आप क्या करोगे? उसको स्टार्ट करोगे, इधर टाइम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। देखिए, आपने ये आपकी इस प्रकार से मीटर के अंदर क्या हो जाएगी? पोजीशन हो जाएगी। इधर क्या है? टाइम।
सीधे सीधे आप कार को स्टार्ट करते हो, यहां से स्टार्ट कर रहे हो, धीरे 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 उसकी आपने एक्सेलरेटर के ऊपर पाँव रखा, स्पीड इंक्रीज हुई। उसके बाद में एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे सपोज कीजिए 8 सेकेंड के बाद में स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, ठीक है जी, और वो कहां तक है, सपोज कीजिए 18 सेकेंड तक है, 8 से 18 सेकेंड तक क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। उसके बाद में आपने क्या किया, यानी आपने एक्सीलरेटर पाँव रखा, उसके बाद में सपोज कीजिए 40 मीटर पर सेकेंड से चल रही है कार, उसके बाद में आपने ब्रेक अप्लाई किए। ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन बढ़ेगी नहीं, टाइम के अंदर घटती जाएगी, और उसके बाद में एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो जाएगा, यदि आपने ब्रेक और अप्लाई कर दिया तो रुक जाएगी, यानी किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहां पर क्या हो गया, यूनिफॉर्म आ गया। तो ये पूरी मोशन कैसी है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये कार की मोशन है, कार की मोशन है, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। कहने का मतलब यदि हम पूरे ग्राफ को देखें तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, ठीक है। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में यहाँ पर देखिए 2 सेकंड के अंदर डिस्टेंस बहुत कम कवर कर रहा है। यहां पर देखें इस वाले केस में 14 - 12, इस वाले केस में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि ये गैप ज्यादा है, यहाँ पर गैप, डिस्टेंस का गैप कम है, इसका मतलब डिस्टेंस यहाँ पर कम है। उसके बाद में एक कंडीशन ऐसी आई कि जैसे सपोज कीजिए 20 सेकंड के बाद वो तो रुक गया, रेस्ट में आ गया, तो वहां पर बिल्कुल रुक चुका है, रेस्ट में आ गया, कहने का मतलब अब तो डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा, तब के टाइम बढ़ता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मोशन में है, मोशन में होगा मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी या फिर घटेगी, लेकिन यूनिफॉर्म हो सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ने के बाद अब हम आते हैं स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। देखिए सबसे पहले हम, स्पीड स्केलर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। स्पीड रिलेटेड होता है डिस्टेंस से, जबकि वेलोसिटी रिलेटेड होता है डिस्प्लेसमेंट से। स्पीड डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ से रिलेटेड होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट से। सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फिजिक्स में इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, ये होता है टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे प्रकार से आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, ए बी और सी, ये कोई पॉइंट लोकेशंस हैं, ठीक है जी। आप सबसे पहले ए से ओ पे गए, और ये मान लीजिए टोटल है 4 मीटर, ये 2 है और ये भी 2 है, तो इसकी लोकेशन 4 है, इसकी लोकेशन 6 है और इसकी लोकेशन कितनी है, 8 पे। सबसे पहले आप ओ से ए गए, फिर ओ से सी गए। ओ से ए पे जाने में आपको टाइम लगा 2 सेकेंड सपोज कीजिए, फिर ए से सी तक जाने में आपको टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड लग गया। तो कहने का मतलब यदि मुझे एवरेज स्पीड निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल पाथ, मैं ओ से सी तक गया हूं तो कितनी है, 8। अच्छा टाइम कितना लिया मैंने, ओ से ए तक जाने में 2, फिर उसके बाद में अगले 2 सेकेंड हो, तो टोटल कितना हो गया, 4। तो कितना आ जाएगा ये, 2 मीटर पर सेकेंड।
यानी एवरेज कितनी थी मेरी वेलोसिटी, वो सॉरी स्पीड कितनी थी एवरेज, 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा था मैं, 1 सेकंड में कितना चल रहा था 2 मीटर। इस प्रकार से हम निकालते हैं, टोटल पाथ लेंथ ली जाती है इसमें। जबकि अभी जो हम पढ़ेंगे दूसरा होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ये रिलेटेड होता है डिस्प्लेसमेंट से। देखिए इसकी डेफिनेशन होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम इंटरवल या टोटल टाइम टेकन। आपने ये डिस्प्लेसमेंट करने में कितना टाइम लिया है। जैसे ए से बी तक गया कोई ऑब्जेक्ट और बी से गया सी के ऊपर, ठीक है जी। ए से बी तक जाने में उसने टाइम लिया 2 सेकेंड का, टाइम कितना है 2 सेकेंड, और डिस्टेंस कितनी कवर की 4 मीटर। फिर बी से सी तक जाने में उसने टाइम लिया है 1 सेकेंड, डिस्टेंस कवर की 3 मीटर। अब यदि मुझे डिस्प्लेसमेंट देखना हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये डिस्टेंस होगी। अच्छा 4 और 3 वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है उसमें ये हाइपोटेनस कितना आता है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का रूट 5, ये आ जाएगा आपका 5 मीटर, ठीक है जी। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, टोटल टाइम कितना 2 + 1 3, तो 5/3 क्या क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ये आपकी हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। इसके अंदर डायरेक्शन भी ली जाएगी, इसके अंदर डायरेक्शन ली जाती है, मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी आती है। क्योंकि ये क्या है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, या तो वो पॉजिटिव होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या फिर जीरो होगा, जीरो भी हो सकता है। क्योंकि यदि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो जाए, कि जैसे आप ए से बी पे गए, बी से सी पे गए और सी से वापस ए पे आ गए, तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है। जीरो डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल और हो सकता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है, कि जैसे वो यहां से स्टार्ट हुआ और फिर इस प्रकार से गया और वापस यहीं पे आकर रुक गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब भी एक हो जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी, पाथ लेंथ कभी जीरो नहीं होगा, वो हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 2πr। तो कहने इस वाले केस में कितना हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो आपको दिमाग में रखना है एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। तो अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसे कहेंगे, देखो जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी तो हम निकाल सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अपन टोटल टाइम हमने कितना लिया। लेकिन यदि हमें इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप बता दीजिए, जैसे ट्रेवल कर रहे हो आप, आपने पर्टिकुलर टाइम पर एक बाइक की पिक्चर ले ली और आप पूछ रहे होगे उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उसकी स्पीड की, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। किस प्रकार से डिफाइन की जाती है, ये डिफाइन की जाती है वेलोसिटी इक्वल्स टू, देखिए वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी थी उसका फॉर्मूला ये भी हम लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मैथमेटिकली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है x2 - x1। नीचे क्या है टाइम इंटरवल, ये क्या होता है t2 - t1। ये ऊपर बार लगाया जाता है, बार का मतलब क्या होता है, एवरेज। पर्टिकुलर टाइम पे ऊपर क्या होगा, जब डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है डेल्टा टी, जो इंटरवल है वो टेंस टू जीरो आ जाए, ठीक है। वो टेंस टू जीरो आने का मतलब क्या होगा कि आप केवल इंटरवल जीरो हो रहा है, इंटरवल जीरो की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब आप पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे हो, तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसको हम लिखते हैं dx/dt।
dx बाई dt लिखते हैं। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये किस में बदल जाएगा, पार्शियल ये सॉरी dx बाई dt, यानी टाइम के साथ इसकी पोजीशन की रेट ऑफ चेंज, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, यही हमेशा डिफाइन की जाती है। वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट की रेट ऑफ चेंज कितनी है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, dx बाई dt, dx बाई dt, इसको हम लिखते हैं वेलोसिटी। इस प्रकार से डिफाइन की जाती है, और ये ऐसे होता है जैसे इस प्रकार से आप चलते हो, ठीक है। ये आपकी मोशन है कोई भी, ये आपका पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2, ये पर्टिकुलर टाइम किसी भी टाइम के ऊपर हो सकता है। सपोज कीजिए ये है 2 के ऊपर और ये है 6 के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, इससे इंटरवल को छोटा करते जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, P1 P2 को और भी छोटा करेंगे, यानी 6 2 के बीच में आएंगे तो हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए 2 पॉइंट मान लिए Q1 और Q2, इनकी लोकेशन क्या आ गई, इसकी 3 आ गई और इसकी 5 आ गई। अब हम टाइम इंटरवल को और भी छोटा करेंगे, तो कहने का मतलब इस जो पहले गैप इतना था P2 माइनस P1, उसको हम धीरे धीरे छोटा करते जा रहे हैं। तो छोटा करते जा रहे हैं तो एक लोकेशन, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे और वो टाइम कोई टाइम हो जाएगा, यानी एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं कि उसके ऊपर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। इस प्रकार से इसका मीनिंग समझा जा सकता है। तो ये आपका हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एक आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम वेलोसिटी और टाइम के बीच के अंदर स्टडी करते हैं। वेलोसिटी की क्या होगी, यूनिट मीटर पर सेकंड, और इधर टाइम ये किस में आएगा, सेकंड के अंदर। यदि आपको इस प्रकार से दिख जाए, इसका मतलब क्या है, क्या वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है? नहीं। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं इसको। दूसरा ग्राफ इस प्रकार से हो सकता है वेलोसिटी टाइम का। ये ग्राफ, इसका मतलब है कि वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी। ग्राफ यदि ऐसा है, इस प्रकार का है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब हमने जो कार वाला केस लिया था, जो कार का केस लिया था, उसका बनाते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जो कार वाला केस था उसके अंदर अपना पोजीशन टाइम ग्राफ क्या था, ये एक्स है, इधर टाइम है, इस प्रकार से था। एक टाइम के बाद में क्या शुरू में क्या हो रही है, धीरे धीरे डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही है। उसके बाद में हमने देखा था कि 8 सेकंड के ऊपर आके यूनिफॉर्म हो गया था। कहां तक हो गया था, 18 सेकंड तक। उसके बाद में फिर ब्रेक लगाए हमने 20 के बाद में, 20 तक आगे, 20 के बाद में रुक गया था। ये मीटर और ये सेकंड, ये कोई हो सकता है 6, 4, इस प्रकार से आप दिखा सकते हो। तो इसको अब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सेटअप करना है। इसको हम कैसे सेट करेंगे, टाइम वेलोसिटी। देखिए 0 से 8 तक क्या हो रहा है, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। उसके बाद में
क्योंकि लगातार आप क्या कर रहे हो, एक्सेलरेटर पे पाँव रख रहे हो, वेलोसिटी लगातार बढ़ा रहे हो आप। शुरू में बिल्कुल कम थी, फिर स्पीडोमीटर इंक्रीज होगा। 8 सेकंड पे जाके क्या हो जाएगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी तो फिक्स है। तो पहले 8 सेकंड तक क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद में 8 से 18 सेकंड तक क्या है, ये यूनिफॉर्म है, ये इस पर्टिकुलर इंटरवल में यूनिफॉर्म है, बाकी पूरी यूनिफॉर्म नहीं है। 8 से 18 सेकंड के इंटरवल में क्या है, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी फिक्स हो जाएगी, कहने का मतलब कहां तक, 18 तक, ये कांस्टेंट हो जाएगी वेलोसिटी। उसके बाद देखिए आपने क्या किया, 18 से 20 तक, 18 से 20 तक डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपने ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाने का मतलब है कि कार के अंदर जो स्पीडोमीटर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 20 तक जाकर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 20 के ऊपर क्या हो गया, पोजीशन फिक्स हो गई, यानी आपकी कार रेस्ट में आ चुकी है। रेस्ट में आने का मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, इस पॉइंट पे देखिए वेलोसिटी क्या हो गई, जी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसी का क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। आज का लास्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपकी वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, दैट इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट लिखना चाहें तो वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम और है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी। एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये होता है किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपका एक्सेलरेशन कितना है, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये टोटल निकाला जाता है। ये किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, ये डिफाइन किया जाता है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन आपने टाइम इंटरवल कितना लिया है, यानी कहने का मतलब उसकी रेट होती है, तो इसको हम लिखेंगे डीवी बाई dt से, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। तो एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी हमने देख ली। अब हम ले रहे हैं कि सपोज कीजिए t1 आपका है 0 सेकेंड, जहां से आप स्टार्ट, और t1 इक्वल टू 0 सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी है v नॉट। t2 कोई भी टाइम है, ठीक है, t2 को मैंने ले लिया t सेकेंड, वहां पर मेरी वेलोसिटी हो गई, इनिशियल तो v नॉट है और फाइनल कितना है, v हो गई वेलोसिटी, ओके। t1 0 सेकेंड में मैंने देखा, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि कोई बाइक है वो v नॉट वेलोसिटी से जा रही है। v नॉट कितना भी हो सकता है, 20 मान लीजिए आप, 20 मीटर पर सेकेंड। t2 किसी अनदर टाइम t के ऊपर, अब t कितना भी हो सकता है, 20 सेकेंड हो सकता है, 40 हो सकता है, हम जनरल केस लेके चल रहे हैं। वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v हो गई। अब ये भी कितना भी हो सकती है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से में मतलब नहीं है, तो v नॉट इनिशियल है और v फाइनल कितना है, v है, ठीक है जी। तो यदि आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हो, ए बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो चेंज इन वेलोसिटी वन चेंज इन टाइम, अच्छा कितना आएगा, डेल्टा v क्या है, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, अच्छा कितना है, v फाइनल v इनिशियल कितना है, v नॉट अपॉन t2 कितना है, t माइनस 0,
तो ए बार इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट रहेगा, वी इक्वल्स टू वी नॉट, जब वी नॉट को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ए बार इंटू टी, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और किसी एवरेज एक्सेलरेशन और टाइम के अंदर रिलेशन होता है, तो यहां से निकलता है इसी वाले फॉर्मूले से। ठीक है जी। अब उसके बाद में अब हम जाते हैं इसके वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंदर, और उससे हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन कितना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। अभी हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वो तो देख लिया था कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर कितना है, यूनिफॉर्म है, किस प्रकार से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि t इक्वल्स टू 0 सेकंड के ऊपर कोई पार्टिकल यहाँ पर है, फिर टाइम बढ़ रहा है और वो इस प्रकार से ट्रेवल करता है, उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाए और जाकर कितनी हो जाए, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये 0 है, v हो जाए। इनिशियली कितना था, v नॉट, फिर कितना हो गया, v। तो वेलोसिटी बढ़ रही है, दिख रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी जो मोशन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, और लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। दूसरा ऐसा हो सकता है कि इनिशियली वी नॉट यहां था, जब टाइम 0 है तो ये वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट, उसके बाद में टाइम t के ऊपर वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो यहां पर डायरेक्शन तो वही है, ठीक, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, पॉजिटिव, लेकिन आपकी स्पीड एक्सेलरेशन लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो निगेटिव आएगा एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, क्यों, आप क्या कर रहे हो, आपकी पहले वेलोसिटी कितनी थी, सपोज कीजिए 40 मीटर पर सेकंड, उसके बाद में किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपकी कितनी होगी, 20, यानी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ये कैसे हुआ, आपने ब्रेक अप्लाई किए हैं। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है, या फिर डेसिलरेशन, या नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। दूसरा, यदि ऐसा मिल जाए आपको, इस प्रकार को देखने को मिले ये ग्राफ कि पहले कितना था, v नॉट माइनस वी नॉट, और फिर हो जाए माइनस वी। अब देखिए, आपकी मोशन नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन आपकी वेलोसिटी नेगेटिव में जा रही है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन वही हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका, क्योंकि पहले क्या था, -10, ठीक है, सपोज कीजिए -10 मीटर पर सेकेंड है, और v कितना है, -40 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों में से ज्यादा कौन है, -10, तो पहले ज्यादा थी, उसके बाद में और कम हो गई। इसका मतलब क्या कर रहे हो, अब ब्रेक और अप्लाई कर रहे हो, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक ग्राफ इस प्रकार से आता है कि t1 टाइम तक क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। t1 टाइम पे आके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कहने का मतलब पहले पॉजिटिव मोशन कौन सी थी, पॉजिटिव डायरेक्शन में थी t1 टाइम तक, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। तो t1 टाइम के बाद में यदि इस प्रकार से हो, पहले 0 से t1 टाइम तक पॉजिटिव मोशन है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन है, उसके बाद में t1 टाइम के बाद वही नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। तो ये भी नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम पता कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके अंदर एक चीज और है, क्योंकि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, सपोज कीजिए इस प्रकार से,
उसका जो एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर द कर्व, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? देखिए वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी, यही था। तो dx क्या आएगा यहां से, v इंटू डी टी। जब आप किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वेलोसिटी और टाइम इंटरवल, सपोज कीजिए वेलोसिटी और टाइम, क्योंकि देखिए v और t को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये एरिया निकल के आएगा। कहने का मतलब v और t को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया निकल के आएगा। एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। याद रखना है आपको, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम काइनेमेटिक इक्वेशंस लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।